हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स के बारे में कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। कि भाई अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी सरफेस को रखा हुआ माने कि मैंने माना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या वैद्युत बल रेखाएं इस सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत जाएंगी, उन सब बल रेखाओं की माप को या फिर उन सब बल रेखाओं की संख्या को ही हम किसके नाम से जानते हैं? वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इंग्लिश वाले क्या बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जाती हैं, उन सब लाइंस के नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। या फिर हिंदी वाले बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी भी पृष्ठ के अविलंबत जाने वाली बल रेखाओं को ही हम या बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसको प्रदर्शित किससे करते हैं या इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा फाई ई से, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे इसको क्या करते हैं? हम डिनोट करते हैं। उसके बाद मेनली ये जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई, ये तो एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन हो गई। बात करते हैं कि हाँ, अगर इसका हम कोई फॉर्मूला टाइप माने तो वो क्या होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अदिश राशि। और ये अदिश राशि जो है ये आती किस तरह से कि अगर मैं ये समझूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ ये जो सरफेस है ये है ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ ये सरफेस यानी कि वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ ये सरफेस और वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत क्षेत्र E, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर और A वेक्टर, इन दोनों का अदिश गुणन मतलब स्केलर प्रोडक्ट, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। मतलब वेक्टर E डॉट वेक्टर A, इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई E के नाम से जानते हैं। अदिश गुणन यानी कि डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज हो, उन दोनों का अगर हम क्या करा दें? मल्टीप्लाई करा दें, और मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें क्या मिले? एक अदिश राशि मतलब एक स्केलर क्वांटिटी ही मिले, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को किस नाम से जानते हैं? स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणन के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वहां पर कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल क्या होता था? ए बी cos थीटा होता था। मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल cos के फॉर्म में लिख देते थे। ऐसे यहां पर क्या होगा? फाई ई इज इक्वल ई ए cos थीटा। तो एक फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? ये बनता है किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स का। उसके बाद बात करें कि भैया इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो देखो बेटा ई और ए, ई क्या है यहाँ पर? वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ए क्या है? सरफेस एरिया यानी कि कोई भी क्षेत्रफल। अब वैद्युत क्षेत्र की जो यूनिट थी वो मैंने आपको बताई थी, दो यूनिट। कौन कौन सी? एक तो न्यूटन पर कूलम और दूसरी बताई थी वोल्ट पर मीटर। अगर मैं अभी न्यूटन पर कूलम से निकाल के देखूं तो न्यूटन पर कूलम और ये क्या? मीटर स्क्वायर। तो क्या बनी यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या फिर दूसरी यूनिट क्या बन सकती है कि अगर मैं यहां पर लिखूं बेटा ई की क्या होती है? वोल्ट पर मीटर भी होती है। उसके बाद ए की क्या होगी? मीटर स्क्वायर होगी, और स्क्वायर से मीटर खत्म, तो क्या बनी? वोल्ट मीटर। सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए ये वाली यूनिट बनेगी इसकी। उसके बाद अगर बात करो इसकी डायमेंशन यानी कि इसकी बीमा के बारे में, तो देखो इसकी बीमा भी निकाल लेते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा? फाई इज इक्वल ई ए कॉस थीटा। अब ई की बीमा क्या होती है या ई की डायमेंशन क्या होती है? ई की डायमेंशन हमने निकाली थी किस तरह से कि भाई ई का फॉर्मूला क्या था? ई इज इक्वल एफ अपॉन क्यू। अब एफ की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, ये तो सबको याद ही होगी। उसके बाद क्यू, क्यू की डायमेंशन क्या होती थी? 80 होती थी। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो एम एल
टी कैसा गया ऊपर, तो कितना बन गया -1, तो -2 -1 -3, MLT -3 और A -1, तो ये किसकी v में हो गई, E की। तो E की v में इसमें डायरेक्ट यहाँ रख लो MLT -3 और A -1। उसके बाद A क्या है, सरफेस एरिया, इसकी v में क्या होगी L²। सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 1 और 2 3, ML3 T -3 A -1, तो ये क्या बन गई 5E, यानी कि वैद्युत फ्लक्स की डायमेंशन या फीमा बन गई। उसके बाद इसी में एक और टॉपिक आता है बेटा गॉस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 2 नंबर में 1 नंबर में टीचर आराम से पूछ लेता है तुमसे एग्जाम में। छोटा सा स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। गॉस थ्योरम में क्या होता है कि अगर मैं कोई भी सरफेस मान लिया ये सरफेस मैंने माना और इस सरफेस को मैंने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है कि भैया प्लस क्यू चार्ज जो है वो इस पूरे सरफेस के चारों ओर फैला हुआ है। सीधी सी बात है, अगर पूरे सरफेस के चारों ओर प्लस क्यू चार्ज फैला हुआ है तो भैया फिर ये सरफेस कैसा होगा, कंडक्टर होगा, चालक होगा, क्योंकि चालक के चारों ओर ही तो क्या हो सकता है, आवेश फैल सकता है। अगर अचालक लो, मैं इंसुलेटर लूं, तो जिस पॉइंट पर दूंगा चार्ज को वहीं के वहीं रह जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। अब बात करते हैं कि अगर ये सरफेस एरिया है मेरे पास और इसके चारों ओर क्या है हमारा प्लस क्यू चार्ज फैला हुआ है। अब इस पर जितनी भी फ्लक्स होगी, जितनी भी फ्लक्स लाइंस होंगी, या फिर कह सकते हो जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको गॉस थ्योरम की। गॉस जी ने क्या बताया कि अगर कोई भी सरफेस एरिया है और उस पर चारों ओर कोई भी चार्ज है तो उस सरफेस एरिया का जो टोटल फ्लक्स होगा यानी कि फाई, वो उसके चार्ज यानी कि Q के मैग्नीट्यूड, चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो होगा 1/ε0 होगा। दोबारा सुनो कि क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी भी सरफेस पर जिस पर टोटल चार्ज कितना हो Q हो, उसका जो टोटल फ्लक्स होगा, उसका जो कुल फ्लक्स होगा वो उसके चार्ज यानी कि उसके आवेश Q का 1/ε0 होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को गॉस की प्रमेय या फिर गॉस थ्योरम के नाम से हम जानते हैं। एग्जाम में कम से कम 2 मार्क्स में आराम से पूछ ली जाती है। ये स्टेटमेंट है छोटी सी और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग यानी कि गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बहुत पूछे जाते हैं। 3 एप्लीकेशन हैं, उनमें से मैं आपको एक आज कराऊंगा और बाकी के 2 कल कराऊंगा। तो गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस हैं उनमें एक एप्लीकेशन आता है कि एक हम वायर लेते हैं, जो हमारा एक वायर फाइनाइट लेंथ का एक वायर होता है या फिर कह सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर होता है, जिससे कुछ डिस्टेंस पर हमें गॉस थ्योरम का यूज करके क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाना होता है उसमें। तो उसके लिए अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें मेनली हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें हम एक वायर मानते हैं। तो लेट अस सपोज अ वायर, हमने एक वायर माना और इस वायर की जो लेंथ है बेटा वो क्या है, स्मॉल l है। अभी ये मैंने मानी है लेंथ इस वायर की केवल, ठीक है, या फिर चलो आप इसको भी छोड़ो, अभी वायर की लेंथ मानो। अब क्या है कि इस पूरे वायर पर जो चार्ज है वो इस पूरे वायर पर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ। मैंने मान लिया कि इस पर प्लस चार्ज है हर जगह। अब इसमें हमें करना क्या है कि हम अगर इस वायर से स्मॉल r डिस्टेंस में और स्मॉल r डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट को ले लूं कैपिटल P, तो मुझे इस कैपिटल P पॉइंट पर ही क्या निकालना है, गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला फाइंड करना है। अब अगर गॉस थ्योरम का यूज करते हैं तो जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो उस पॉइंट को टच करते हुए हमें क्या करना होता है, एक ऐसा सरफेस बनाना होता है जो उस पॉइंट को टच करते हुए जाए। तो फिर हमें एक ऐसा सरफेस किस पर डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा बनेगा, उसकी शेप कैसी होगी, वो डिपेंड करता है कि सोर्स कैसा है। भाई जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो वायर कैसा सिलेंड्रिकल होता है, तो सीधी सी बात है मुझे इसमें गॉसियन सरफेस जो बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बोलते हैं उसे, वो सरफेस जो टच करते हुए जाता है उस पॉइंट को।
तो वो सरफेस कैसा होगा मेरा, वो भी एक सिलेंड्रिकल सरफेस होगा, बिकॉज वायर इज सिलेंड्रिकल। तो हम क्या करते हैं, इसको टच करते हुए एक ऐसा सरफेस बनाते हैं जो इस पॉइंट को टच करे इस तरह से, तो मैंने ये एक सरफेस ड्रॉ कर लिया है जो क्या कर रहा है, इस पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है। और बेटा यहां पर इस सरफेस को गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। अब इस सरफेस की लेंथ में मान लेता हूं स्मॉल एल है, और इस पॉइंट पर मैं इस सरफेस का एक छोटा सा एरिया मान लेता हूं जो डी ए है। इस पॉइंट को अंदर लिख लो, ये पहले एक छोटा सा एरिया मान लो इसका, अगर पूरा एरिया ए है तो ये छोटा सा एरिया क्या होगा बेटा, डी ए वेक्टर। उसके बाद ये यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वेक्टर ई है, और ये हमारा पॉइंट ऐसे कैसे ही E। ये रहा पॉइंट। अब देखो बेटा यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने के लिए, क्या कि इस गॉसियन सरफेस पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये वेक्टर डी और वेक्टर ई, इन दोनों के बीच में जो एंगल है कहां, पॉइंट पर, कितना है, 0 डिग्री। यानी कि इस जगह पर थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 डिग्री है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऊपर या इसके नीचे, ऊपर ये नीचे वाले बॉड क्या कहते हैं, इसके ऊपर वाले सरफेस पर, ये नीचे वाले सरफेस पर, तो यहां पर जो वेक्टर ई और डी है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहां पर बेटा 90 डिग्री है। जैसे कि इस जगह पर थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। ये बात बेटा याद रखने वाली है, इसको अच्छे से याद रख लेना, अदरवाइज ये डेरिवेशन आपसे नहीं होगी अगर ये बात याद नहीं रखोगे कि इस पॉइंट पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर वेक्टर ई और डी दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, और ऊपर और नीचे वाले सरफेस पर सिलेंडर के थीटा और 0 उसकी ई और डी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो डीए सरफेस है, इस डीए सरफेस से जो टोटल फ्लक्स है उसको फाइंड करते हैं कि वो फ्लक्स लाइंस जो इस डीए सरफेस से होकर जाती हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर मैं लिखूं भाई छोटे से सरफेस के लिए निकालूं तो छोटा सा फ्लक्स होगा, इसका मतलब भैया डी फाई ई इज इक्वल क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। तो वेक्टर ई डॉट डी ए क्या बन गया बेटा, ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक। उसके बाद अब आपको दिख रहा होगा कि भैया मैं केवल और केवल इस पॉइंट को टच करते हुए यानी कि इस डीए क्षेत्रफल के लिए निकाल रहा हूं, इस डीए एरिया के लिए निकाल रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, फिर ये एंगल की वैल्यू कितनी है यहां पर इस पॉइंट पर कितनी है, 0 डिग्री। तो थीटा कितना रख सकता हूं, 0 डिग्री। तो ई डी, अब cos थीटा यानी कि cos 0 बन गया, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, जिस वजह से 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ई डी बनेगा। तो आपका डी फाई कितना आया, ई डी। तो ये जो डी फाई आया मेरे पास, ये केवल और केवल इस छोटे से एरिया के लिए आ गया। अब अगर मैं इस छोटे से एरिया से पूरा एरिया निकालूं तो क्या कर सकता हूं, इसी का मैं इंटीग्रल कर सकता हूं। तो लिख सकते हो आप फॉर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, या अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो इसमें अगर आप क्या करो, इसका दोनों तरफ इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड ई डॉट डी। तो बेटा डी फाई ई बाहर निकलेगा, कितना बनेगा, फाई ई बनेगा। ऐसे ही आपको दिख रहा होगा ई तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, पी बचा। अब ई ऐसे का ऐसे, डी ए क्या बना, ए बना, और फाई ई ऐसे का ऐसे। अब ये ई देखो, फाई ई इज इक्वल ई ऐसे का ऐसे। अब ए क्या बेटा, ए है वो क्षेत्रफल, वो ए है वो एरिया जो इस पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है। अब आप खुद सोचो, जैसे कि ये मार्कर है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है, आपको पता होगा इसका जो चारों ओर वाला एरिया होता है इसको हम कर्व सरफेस एरिया या फिर हम वक्र पृष्ठ के नाम से जानते हैं। अब ये कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है बेटा, 10th क्लास में पढ़ा था, 2 पाई आर एल होता है। ये इसकी रेडियस और ये इसकी हाइट, यानी कि 2 पाई आर एल। अब देखो यहाँ पर बेटा ये रहा
आर क्या है, ये है ना, और एल क्या है, ये। तो कितना बड़ा, एक कितना बना इसका, 2 पाई आर एल। तो फाई की वैल्यू एक हमें क्या मिल गई, यहां से ये मिल गई। क्लियर है। उसके बाद अब अगर हम बात करें कि भैया इसके सरफेस पर, इसके ऊपर वाले प्लेन पर कितना होगा, तो देख लेते हैं निकालकर। एट अपर सरफेस, या फिर हिंदी वाले लिख सकते हैं सपाट पृष्ठ पर फ्लक्स। तो उस पर क्या लगाओगे, फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन देखो फाइव ई बराबर क्या करोगे बेटा, ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन कोस की थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है और कोस 90 जीरो होता है, तो ये तो भैया क्या हो जाएगा, पूरा ही जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि फाइव ई की वैल्यू कहां कितनी आएगी, यहां पर 0 डिग्री आएगी। किस जगह, इस ऊपर वाले सरफेस पर, या अगर वो नीचे बॉटम वाले सरफेस पर, इस पर भी बोले तो भी वो 0 डिग्री ही आएगी। अब बात करते हैं आगे की, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप। यहां तक उतार लिया होगा सबने, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप ले सकते हो। अब देखो, अब गॉस थ्योरम, क्योंकि हमें गॉस थ्योरम का तो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, किसी भी सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, उसका जो टोटल फ्लक्स होता था वो क्या होता था कि भैया उस सरफेस पर जो टोटल चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस 1/ε0 का मल्टीपल होता है, ठीक है, प्रोडक्ट होता है। तो यही तो था, फाइव ई इज इक्वल Q/ε0, यही तो था गॉस थ्योरम। लिख सकता है यहां पर बाय गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम। तो फाइव की एक वैल्यू आपको ये मिल गई। अब बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। वो क्या होती थी कि किसी भी, अगर मेरे पास कोई भी वायर है तो उस वायर की पर यूनिट लेंथ पर, उस वायर की कोई भी वायर है जिसकी लेंथ मैंने टोटल मान ली कि भैया कैपिटल ले लिया, अब उसकी पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला या डिस्ट्रीब्यूट होने वाला जो चार्ज होता था उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर आप कह सकते हो बेटा रेखीय आवेश घनत्व के नाम से जानते थे, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते थे। ये था कि लैम्डा इज इक्वल क्या, Q/L, कि किसी भी तार की एकांक लंबाई पर वितरित होने वाले आवेश को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते थे, जिसका मात्रक कूलम पर मीटर होता है ना, कि द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर is known as linear charge density, which is denoted by lambda and its unit is coulomb per meter। अब सीधी सी बात है बेटा, इसमें भी क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व भी होगा, बिकॉज क्या है कि ये वायर है या लीनियर सोर्स है। तो सीधी सी बात है, यहां पर मैं अगर क्यू का वैल्यू निकालूं तो लिखोगे बिकॉज लैम्डा इज इक्वल क्या, Q/L। अब यहां से आप क्यू का वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना आएगा, लैम्डा। तो फिर गॉस थ्योरम कितना हो जाएगा बेटा, फाइव ई इज इक्वल, क्यू का वैल्यू ये वाला इसमें भी यहां पे पुट कर दो, ठीक है, क्यू की जगह पर पुट कर दो इसको। तो कितना हो गया, लैम्डा L/ε। क्लियर है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज देखो, इसी सरफेस पर मैंने दो फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, एक फ्लक्स की वैल्यू ये और एक फ्लक्स की वैल्यू ये। तो सीधी सी बात है, अगर एक ही सरफेस पर दोनों फ्लक्स की वैल्यू, मतलब दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो मैं आसानी से क्या काम कर सकता हूं कि इन दोनों फ्लक्स की वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल रख सकता हूं। तो देखो बेटा, तो जैसे कि दोनों इक्वेशंस को हम क्या रख देंगे, इक्वल रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, E × 2 पाई RL, और सेकंड क्या थी, लैम्डा L/ε0। अभी लैम्डा मतलब L से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। तो यहां से बेटा E का वैल्यू फाइंड करेंगे आप, तो कितना आएगा, 2 पाई R कितना आ जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो बनेगा कितना, 2 पाई, देखो ε0 इसके साथ रख दो, 2 पाई ε0, और नीचे R किसके लिख दो, λ/R।
क्लियर है? अब एक चीज देखो बेटा, मेनली वैसे तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करें तो अगर मैं क्या करूं, ऊपर और नीचे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आप लोगों को पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। तो इसमें आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो E इज इक्वल कितना बनेगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया 2 लैम्डा अपॉन r, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता हूं बेटा, 9 × 10⁹ 2 लैम्डा अपॉन r। तो आपको क्या मिला, इक्वेशन लास्ट E इज इक्वल 9 × 10⁹ 2 लैम्डा अपॉन r। अब आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, तो चाहे आप ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, दोनों ही इसके फॉर्मूले बन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि यूनिट क्या होती है इसकी। तो यूनिट क्या बनेगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बताया आपको न्यूटन पर कूलम, कहां से, E इज इक्वल F/Q वाले फॉर्मूले से। या फिर दूसरी यूनिट और बताई थी इसकी, क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। ओके, ये आपके क्वेश्चन, ये डेरिवेशन आपकी खत्म हो चुकी है। उसके बाद बाकी की 2 डेरिवेशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू बेटा।